इंडियन पॉलिटी के सीरीज में आज हम लेक्चर 6 में पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे, जिसमें फंडामेंटल राइट है। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकार को बताया गया है, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 आता है। अनुच्छेद 12 से 35 में बताया गया है भाग 3 में, जिसमें मौलिक अधिकार हैं। तो इसमें मौलिक अधिकार में भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। एंड नेक्स्ट है 1945 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक समिति का गठन किया गया, जिसे तेज बहादुर सप्रू समिति कहते हैं। वे मौलिक अधिकार जो अब भाग 3 से अलग कर दिए हैं। अनुच्छेद 300A राइट टू प्रॉपर्टी, जो राइट टू प्रॉपर्टी के अधिकार को मौलिक अधिकार से अलग कर दिए गए हैं, जिसमें अब ये अनुच्छेद 300 सब पार्ट ए में रखा गया है। ये पहले आर्टिकल 31 का भाग था, जो आर्टिकल 31 में ये अनुच्छेद बताया गया था, लेकिन अब ये प्रॉपर्टी के अधिकार को 300A में कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है अनुच्छेद 301 में राइट टू ट्रेड, व्यापार का अधिकार पहले आर्टिकल 96 में था। जो ये व्यापार का राइट टू ट्रेड का अधिकार जो था, ये पहले 96 में था, सब पार्ट 6 में था, लेकिन अब ये हटा दिया गया है। एंड आर्टिकल 326 में ये बताया गया है कि एडल्ट वोट राइट एंड वयस्क मताधिकार के बारे में बताया गया है कि वयस्क मताधिकार किस अनुच्छेद के तहत मिलता है। ये आर्टिकल 326 के तहत मिलता है। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट, जो है कि जो मौलिक अधिकार है, टोटल मौलिक अधिकार को 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें फर्स्ट है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। राइट टू इक्वलिटी में अनुच्छेद 14 से 18 डिस्कस किया गया है। जो अनुच्छेद 14 से 18 में जो भी डिस्कस किया है वो राइट टू इक्वलिटी को बताता है। एंड सेकंड है राइट टू फ्रीडम, जो स्वतंत्रता का अधिकार है, वो अनुच्छेद 19 से 22 के अनुच्छेद में डिस्कस किया गया है। एंड राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो अनुच्छेद 23 से 24 में ये डिस्कस किया गया है। एंड नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, वो अनुच्छेद 25 से 28 में डिस्कस किया गया है। एंड नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार है, वो अनुच्छेद 29 से 30 में ये डिस्कस किया गया है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ एंड संविधानिक उपचारों का अधिकार जो है, वो अनुच्छेद 32 में, जो हमारा आर्टिकल है 32 में ये डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट है भीमराव अम्बेडकर के द्वारा इस अनुच्छेद 32 को, जो संवैधानिक राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के बारे में जो डिस्कस किया गया है, संविधानिक उपचारों का अधिकार जो है, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा इस अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को कहा गया है, तो ये आर्टिकल 32 को कहा गया है। नेक्स्ट है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार में अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ। एंड अपवाद इसमें दिया गया अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति, जो इसमें अपवाद है अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति और राज्यपालों का संरक्षण, जो राष्ट्रपति है, राज्यपालों का जो संरक्षण है, उसके बारे में अनुच्छेद 361 में बताया गया है। मीन्स है राष्ट्रपति अथवा राज्य का राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए, या उन शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों को पालन करते हुए अपने द्वारा किए गए किसी कार्य के लिए किसी न्यायालय को उत्तरदायी नहीं होगा। मतलब है कि अगर वो राष्ट्रपति एंड राज्यपाल अपनी पोस्ट पर, अपनी पद पर हैं, तो उनके जो भी कर्तव्य हैं एंड कोई भी वो चीज़ें माफ़ कर दिया जाएगा कि अगर कोई इन्होंने उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो ये सब इसमें दिया गया है। तो ये एक अपवाद है, लेकिन जैसे ही अगर वो अपने पद से मतलब हटते हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई कर दी जाएगी। तो ये एक अपवाद है। तो अनुच्छेद 15 में बताया गया है धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर समानता, इक्वलिटी ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स एंड बर्थ प्लेस जो है उसके बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 16 में लोक नियोजन अवसर की समानता है। जो आर्टिकल 16 में ये बताया गया है लोक नियोजन में अवसर की समानता, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, जो इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए सभी के लिए। तो ये अपवाद है 16(4) में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को संरक्षण। आर्टिकल 17 में दिया गया है अबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी,
तो ये अस्पृश्यता का अंत करने के लिए आर्टिकल 17 में बताया गया है। जो 18 में बताया गया है उपाधियों का अंत, एबोलिशन ऑफ द टाइटल, जो टाइटल है वो अब इसमें बताया गया है आर्टिकल 18 में टाइटल के बारे में कि कौन टाइटल लगा सकता है जो उसके विरुद्ध में। एंड राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, वाक एंड अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, मतलब उसके बोलने की स्वतंत्रता, उसकी अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता, इसमें आर्टिकल 91 में बताया गया है। तो इसमें बताया गया विचारों को प्रसारित कर सकते हैं इसमें फ्रीडम में। एंड प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड विज्ञापन की स्वतंत्रता, फ़ोन टेपिंग के विरुद्ध शांत की स्वतंत्रता, ये सारी इसमें डिस्कस किया गया है। एंड आर्टिकल 90 सब पार्ट 2 में फ्रीडम ऑफ द कंडक्ट ऑफ कॉन्फ्रेंस विदाउट, शांतिपूर्वक एवं निशस्त्र सभा करने की स्वतंत्रता, मतलब कि जो भी आप सभा करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। आर्टिकल 19(3) में फ्रीडम टू मेक यूनियन, संघ बनाने की स्वतंत्रता, आप संघ भी बना सकते हैं, वो आप स्वतंत्र हैं। एंड भारत संघ में विचरण की स्वतंत्रता, जो भी फ्रीडम टू जो आपके इसमें भारत में संघ में विचरण की स्वतंत्रता है, रोम इन इंडियन यूनियन, तो ये आप कर सकते हैं। एंड आर्टिकल 19(5) में फ्रीडम टू लिव इन इंडिया यूनियन, भारत संघ के निवास की स्वतंत्रता, जम्मू एंड कश्मीर में अस्थायी प्रावधान 370 बताया गया है। आर्टिकल 96 में राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार में अब मौलिक अधिकार नहीं रहा है, जो राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार, क्योंकि मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी आप नहीं रख सकते हैं, जितना भी आप एक गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग ही संपत्ति को आप रख सकते हैं। तो इसीलिए इस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, बिकॉज दैट कि लोगों के पास संपत्ति या जो भी लैंड है वो अगर आप उनके पास ज़्यादा है तो या गवर्नमेंट उस पर अधिग्रहण करना चाहती है तो गवर्नमेंट जो है कि उस पर अधिग्रहण नहीं कर सकती है। तो वो कुछ लोग थे वो डायरेक्ट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चले गए, इसलिए तभी से ये मामला चल रहा है, तब से इसलिए इस जो आर्टिकल को यहाँ से मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है, जो संपत्ति का अधिकार था वहाँ से हटा दिया गया है, अब मौलिक अधिकार नहीं रहा है। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध संरक्षण के संबंध में, एंड 21 में कार्योत्तर विधियों के संरक्षण, एंड आर्टिकल 22 में दोहरे का संरक्षण, आत्मा अधिसंता, इसमें प्रोटेक्शन फ्रॉम द सेल्फ इन द क्रिमिनल, तो संरक्षण इसमें क्रिमिनेशन के बारे में बताया गया है। एंड आर्टिकल 21 फ्री टू लिव और राइट टू लाइफ, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, निजता का अधिकार, फ्रीडम ऑफ द निजता का स्वतंत्रता, राइट टू, इसमें बताया गया है जो प्राइवेसी है एंड निजता, इसमें सब सारी डिटेल डिस्कस किया। वह कौन सा मौलिक अधिकार है जो आपातकाल की स्थिति में सबसे पहले निरस्त किया जाता है, जिससे हमें वंचित सबसे पहले किया जाता है? आर्टिकल 19 में द फंडामेंटल राइट विच इज सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड फर्स्ट एड, आपातकालीन स्थिति में कौन से मौलिक अधिकार में से वंचित नहीं किया जाता है? आर्टिकल 20-21, ये दोनों कभी सस्पेंड नहीं होता है। एंड आर्टिकल 21 राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा के अधिकार में 86 संविधान संशोधन अधिनियम, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करना मौलिक अधिकार है। एंड आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी की दशा में संरक्षण, एंड राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 एंड 24। आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ द ट्रैफिकिंग एंड ह्यूमन, मानव तस्करी एवं बाल श्रम पर प्रतिबंध। एंड नेक्स्ट है आर्टिकल 24 बाल श्रम पर प्रतिबंध, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो इसमें स्वतंत्रता, इसमें आर्टिकल 25 to 28 में डिस्कस किया गया है, जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बताया गया है। तो 25 में ये बताया गया है फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन एंड इट्स कस्टम्स, मीन्स आप किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, इसमें कोई भी आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता है। एंड आर्टिकल 26 में ये बताया गया है कि जो हमारा फ्रीडम टू कंडक्ट रिलीजन एंड प्रोग्राम और द मीटिंग, मतलब वो आप प्रोग्राम भी कर सकते हो, मीटिंग भी कर सकते हो, एंड धार्मिक कार्यक्रम या सम्मेलन करने के लिए स्वतंत्र हो, मीन्स आप मंदिर में जा सकते हो, मस्जिद में जा सकते हो, तो इसमें किसी का रोक टोक नहीं है। तो आर्टिकल 26 में ये बताया गया है। तो आर्टिकल 27 में ये बताया गया है कि प्रत्येक धार्मिक आय एवं व्यय को कर मुक्त समझा जाएगा, मीन्स एवरी रिलीजन and income and expenses will be considered tax free, मीन्स आर्टिकल 28 में बताया गया है कि रिलीजन एजुकेशन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, जो धार्मिक धर्म के बारे में जो शिक्षा है कि मीन्स हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी कि वो केवल हिंदुत्व को ही माने या मुस्लिम को माने, ऐसी शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये आर्टिकल 28 में बताया गया है।
तो सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार जो आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल जो राइट है वो आर्टिकल 29 एंड 30 में बताया गया है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो बताया गया है, तो आर्टिकल 29 में ये बताया गया है कि राइट टू फॉलो एंड डेवलप एनी कल्चरल लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कस्टम्स। एंड आर्टिकल 30 में राइट टू गेट एजुकेशन। एंड आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी। एंड आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। एंड एससी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट द्वारा 5 मेरिट राइट टू जारी किया जाता है। तो इसमें बताया गया है बंदी, प्रत्यक्षीकरण एंड परमादेश एंड उत्पीड़न हैं। एंड नेक्स्ट है प्रोहिबिशन एंड अधिकार परीक्षा। एंड अगर किसी नागरिकों को मौलिक अधिकारों से वंचित किया जाता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। अगर किसी नागरिक को अगर उसके मौलिक अधिकार को कोई छीनता है तो वो सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, जो इसमें जो भाग 2 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में भाग 2 में ये बताया गया है कि सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया, मीन्स सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। तो आज हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो भारत में एंड उसके अनुच्छेद भी अलग अलग रहेंगे। तो उसी पार्ट 2 में अनुच्छेद होते हैं, जो अनुच्छेद ये बताता है कि सब पार्ट मीन्स आप भाग में सारी चीज़ें आप नहीं लिख सकते हैं। तो इसलिए आर्टिकल को डेवलप किया गया था, एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से आर्टिकल को डेवलप किया गया था। तो भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान ब्रिटेन में संविधान के लिए गए। जो सिटीजनशिप का जो प्रावधान है तो इन्होंने बताया है संबंधी प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से, जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। प्रोविजन ऑफ द सिटीजनशिप हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो सिटीजनशिप नागरिकता 2 प्रकार से होती है, एंड सिंगल सिटीजनशिप एंड डबल सिटीजन। सिंगल जैसे भारत की नागरिकता है, ये केवल भारत में ही रह सकता है, न कि ब्रिटेन। एंड भारत एंड ब्रिटेन दोनों में है। एंड यूएसए में, स्विट्जरलैंड में इसमें दोहरी नागरिकता है, मीन्स आप वहाँ भी नागरिकता ले सकते हो और दूसरे देश में भी ले सकते हो। तो अनुच्छेद 5 में नागरिकता की परिभाषा ये बताई गई है कि संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है और जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, means at the commencement of the constitution every person who has his domicile in the territory of India, means who was the born in the territory of India, जो ऐसे व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, जिसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, मीन्स जिसके माता पिता भारत में किसी भी जगह पे वो जन्म लिया हो, तो वो सिटीजनशिप में माना जाएगा। जो पहले से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली और तौर से निवास कर रहा है, जो 5 साल से कम भारत में निवास कर रहा है, वो भी नागरिकता भारत की ले सकता है, इसमें बताया गया है। एंड आर्टिकल 6 में ये बताया गया है पाकिस्तान से भारत आने वाले जो भी व्यक्ति हैं करने वाले उन व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार दिए जाएंगे। मीन्स राइट टू सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव द माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। जो पाकिस्तान से आने वाले हैं यहाँ पे हैं तो उनको भी दिया जाए, बट उसमें भी 5 साल का रहना पड़ेगा। राइट ऑफ सिटीजनशिप द सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। भारत से पाकिस्तान को जाने वाले जो भी व्यक्ति हैं करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार हैं। तो आर्टिकल 8 में बताया गया भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार हैं। अनुच्छेद 8 में राइट टू सिटीजनशिप ऑफ द सिटीजन एंड सर्टेन पर्सन ऑफ द इंडियन एंड वर्जिन एंड आउटसाइड ऑफ इंडिया। हमारे देश में होते हैं जो क्या क्या होता है, भारत के नागरिक जो सिटीजनशिप है, एंड नॉन रेजिडेंट इंडिया एंड NRI होता है, एंड पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन एंड भारतीय उद्भव के व्यक्ति सुनीता विलियम जैसे थी। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड OSI कार्ड भी होता है। सिटीजन ऑफ इंडिया NRI PIO एंड OCI में भारत में जो मतदान वोट है कौन कर सकता है, नहीं कर सकता है। इंडिया में यस, सिटीजन ऑफ इंडिया यस, इन दोनों को वोट करने का, NRI को यस अधिकार करने का, PIO ये दोनों भारत में मतदान नहीं कर सकते हैं। जो सिटीजनशिप यहाँ का होगा वही दे सकता है वोटिंग, और कोई नहीं कर सकता है। हाँ, जो आर्टिकल 9 में बताया गया है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा अपनी मर्जी से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। मीन्स अगर विदेशी राज्य के नागरिक अगर वहाँ से आप ले सकता है तो, लेकिन भारत का नागरिक नहीं होगा। तो 10 में बताया गया है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, मीन्स कंटिन्यू ऑफ द राइट ऑफ द सिटीजनशिप, मतलब ये बताया गया आर्टिकल अनुच्छेद 10 में बताया गया है। 11 में बताया गया है संसद के अधिकार हैं, संसद को अधिकार हैं कि वह नागरिकता के कानूनों में संशोधन कर सकती है। जो नागरिकता के कानून में उसको संसद को ही अधिकारी है, मतलब एग्जीक्यूटिव जो कमेटीज़ हैं उनको अधिकार है जो वो संसद को उसमें जो है कि अमेंडमेंट कर सकता है। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के अधिकार, नागरिकता कानूनों में सबसे पहला संशोधन वर्ष 1955 में किया गया है, जिसके तहत भारत में
5 तरीक़ों से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है और 3 तरीक़ों को रद्द किया जा सकता है। मीन्स सिटीजनशिप ऑफ द बर्थडे, मतलब जो बर्थ स्थान है, सिटीजनशिप बाय बर्थ, जन्म से जो वहाँ रह रहा है उस पर ले सकता है। 1955 जिस व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में हुआ तो वह जन्म से ही भारत का नागरिक कहलाता है। जन्म के आधार पर नागरिकता में 1986 में संशोधन किया गया बाय इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1986, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1986। मीन्स जिस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो उसके माता पिता में से कोई एक जन्म के समय उसके माता पिता भारत का नागरिक हो या उससे भारत की नागरिकता मिलेगी ऐसे व्यक्ति को। इसके बाद इंडियन सिटीजन एक्ट 2005 के बाद जिसमें व्यक्ति का जन्म भारत में होगा उसके माता पिता दोनों का ही भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। अब क्या कर दिया, सिटीजनशिप ऑफ द डिसेंट, इसमें वंशानुगुणन जो वंश के आधार पर जो नागरिकता यहाँ पे है, किसी व्यक्ति का जन्म विदेश में हुआ है, अगर उसके माता पिता में से कोई एक व्यक्ति भारत का नागरिक हो, मीन्स भारत विदेश में हो बट उनके माता पिता कोई एक भारत का नागरिक हो तो वह भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है, वंशानुगत नागरिकता कहलाएगी। मीन्स सिटीजनशिप ऑफ द रजिस्ट्रेशन जो हमारी होता है पंजीकरण से नागरिकता, कोई भी विदेशी व्यक्ति भारत में 6 महीने से लगातार रह रहा है तो वह रजिस्ट्रेशन करवाकर नागरिकता ग्रहण कर सकता है। मीन्स बाई 1986 एक्ट, यदि कोई व्यक्ति भारत में आकर कम से कम 5 वर्ष से रह रहा है और पिछले 12 महीने में लगातार भारत में रह रहा है तो व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवाकर भारत में नागरिकता हासिल कर सकता है। तो प्राकृतिक नागरिकता, जो अगर कोई व्यक्ति विदेशी भारत में पिछले 10 वर्षों से रह रहा है या पिछले 12 महीनों में लगातार भारत में रह रहा है तो प्राकृतिक रूप से भारत का नागरिक कहलाएगा। जो सिटीजनशिप बाय द एक्वायर्ड एंड टेरिटरी, मीन्स नागरिकता विलय से मिलती है, किसी बाध्य क्षेत्र का भारत में विलय कर देने से उसके क्षेत्र व्यक्ति भारत के नागरिक कहलाएगा। एंड टर्मिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप 3 वेज हैं, 3 तरह से टर्मिनेट किया जा सकता है। परित्याग कर भारत का नागरिक अपनी मर्जी से नागरिकता को त्याग कर सकता है, या टर्मिनेशन ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार द्वारा निलंबन किया जा सकता है, नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो गैर संवैधानिक तरीके से इलीगल से अगर नागरिकता प्राप्त की गई तो उसको हटा सकते हैं। अगर व्यक्ति दिमागी रूप से पागल हो तो उसकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति दिवालिया हो तो भी समाप्त किया जा सकता है विलय, तो अगर कोई देशद्रोही है तो भी समाप्त किया जा सकता है नागरिकता को। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये पार्ट 4 में डिस्कस किया गया है। पार्ट 4 भाग 4 में ये बताया गया है जिसमें DPSP के बारे में डिस्कस किया गया है, जो कि इसमें अनुच्छेद DPSP में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में आता है, 36 to 51 DPSP। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये हैं कि ये कहाँ से लिया गया है, ये आयरलैंड से लिया गया है, तो इसके संविधान से लिया गया है। आयरलैंड ने DPSP को स्पेन के संविधान से लिया था। तो इसमें चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। अनुच्छेद 36 में ये बताया गया है राज्य की परिभाषा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा। 36 में उसमें परिभाषा के बारे में बताया है केवल, डिफिनीशन ऑफ स्टेट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। एंड 37 बताया अमेंडमेंट इन द DPSP, जो 37 में है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन किया जा सकता है। एंड 38(1) में बताया गया है राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों के हित के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम चलवाए, ये 38(1) में बताया। और दूसरे में कहा गया दिस इज द ड्यूटी द स्टेट टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज़ इन इनकम, राज्य का कर्तव्य है कि आपकी असमानता को कम करें, मतलब कि जो असमानता मतलब कि जो भी मतलब कि सबको इक्वलिटी के रूप से देखे, इक्वलिटी को लाए, मतलब कि जो भी इनकम है या जॉब से रिलेटेड सबको जॉब मिले, ये नहीं कि अमीर को ही जॉब मिलेगा, गरीबों को नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं है, तो इसमें बताया गया है। तो आर्टिकल 39 में ये बताया गया है राज्य का कर्तव्य है कि वह समान कार्य के लिए समान वेतन दे, चाहे पुरुष हो या स्त्री, मतलब इक्वलिटी के बारे में बताया। ऐसा नहीं है कि पुरुष को ज़्यादा मिलेगा स्त्री को कम मिलेगा वेतन, ऐसा नहीं है, वो आर्टिकल 39 में बताया गया है। टू मेंटेन हेल्थ एंड कैपेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉई, मतलब कर्मचारियों का स्वास्थ्य और क्षमताओं को बनाए रखना भी राज्य का कर्तव्य होगा। जो स्टेट है, स्टेट की जो मतलब विधानमंडल है, वो उसका ये है कि या मुख्यमंत्री वहाँ का जो राज्यपाल है उसका ये कर्तव्य है कि वहाँ के स्वास्थ्य और सारी सेवाएं जो आपके स्टेट में चल रही है उनको मेंटेन करे, यही उनका मतलब एम्प्लॉई का या कर्मचारियों का स्वास्थ्य कर्तव्य उनका कर्तव्य है। तो आर्टिकल 40 में ये बताया गया है कि प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि उसमें पंचायती राज का प्रावधान है। एवरी स्टेट शुड हैज़ द प्रोविज़न ऑफ द पंचायत
पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा 73 में संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत मिला, जिसमें पंचायतों की 29 कार्य हैं, ड्यूटीज बताए गए। तो पंचायत के क्या क्या कार्य हैं उसमें ये आर्टिकल 41 में बताया गया। राइट टू गेट वर्क, काम पाने का अधिकार, वृद्धावस्था में बीमा, बेरोजगारी भत्ता एंड काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं का प्रसूत सहायता का प्रबंधन, कार्य को रोकने की मानवता दशाएँ। एंड आर्टिकल 43 में मिनिमम वेज फॉर द वर्क एंड कार्य को करने की न्यूनतम मजदूरी। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजनशिप, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, नागरिकता संहिता। भारत का इकलौता राज्य है जहाँ पर यूनियन सिविल कोड लागू है, गोवा है। आर्टिकल 45 में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14। अनुच्छेद 45 में ये बताया गया है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। एंड आर्टिकल 46 में बताया गया है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को शिक्षा और अर्थ संबंधी विकास अभिव्यक्ति दिया जाएगा। एंड आर्टिकल 47 में ये बताया गया है, आर्टिकल 47 में प्रोहिबिशन ऑफ द एनी फूड एंड लिक्विड आइटम, किसी भी खाद्य एवं मादक पदार्थ पर प्रतिबंध है, किसी भी खाद्य एवं मादक पदार्थ पर प्रतिबंध है। प्रोविज़न ऑफ द एनी फूड, उनसे वो राज्य की मतलब ये जिम्मेदारी है कि वहाँ जो भी लिक्विड वाले आइटम्स हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगा सकता है, उनकी जिम्मेदारी है। एंड इसमें गाय, बछड़े एवं दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध, जैसे गाय की अगर कोई पशुओं की अगर कोई हत्या करता है उसमें प्रतिबंध है। प्रोविज़न ऑफ द, तो इसमें प्रोविज़न है, इसमें किया गया है, हत्या नहीं कर सकते हैं। एंड राज्यों में कृषि एवं पशुपालन का विकास हो। एंड राज्य में पर्यावरण का विकास को ये बताया गया। आर्टिकल 49 में बताया गया प्रोटेक्शन ऑफ द नेशनल मूवमेंट। अनुच्छेद 49 में बताया गया राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना भी राज्य का कर्तव्य है। 50 में बताया गया है, आर्टिकल 50 में ये बताया गया है कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक करना, मीन्स द सेपरेट एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी को अलग अलग करना। आर्टिकल 50 में बताया गया। आर्टिकल 51 में बताया गया है टू मेंटेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्लेस। एंड अनुच्छेद 51 में राज्यों में आंतरिक और बाहरी शांति को बनाए रखना राज्यों का एक कर्तव्य होता है। चलिए हम अब पार्ट 4 में हम ये है फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में डिस्कस किया गया है। पार्ट 4 में मीन्स भाग 4 में जो है कि उसमें आर्टिकल जो आते हैं 51 का में आता है। भाग 4 में संविधान में 49 जिसमें फंडामेंटल ड्यूटी जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं, आपको क्या करना चाहिए जो कर्तव्य है, उसी के बारे में ये पार्ट 4 में डिस्कस किया गया है। एंड आर्टिकल 51 से डिस्कस किया गया है। तो 1974 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की प्रस्तुति पर जोड़ा गया है, जिसमें भारत के नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के तहत 86 संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को उनका मौलिक कर्तव्य बना दिया गया है। अनुच्छेद 51 में भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह जो वहाँ के भारत के सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि ये 51 में बताया गया है कि इसमें फर्स्ट ये है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें राष्ट्रगान का आदर करें। एंड नेक्स्ट बताया गया है कि जो भी भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के विरुद्ध हो, हमारी संस्कृति की रक्षा करना, प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। ये आपके मौलिक अधिकार जो हमारे मौलिक उनके बारे में बताया गया है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें। एंड 6 से 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता का कर्तव्य होगा कि उनके शिक्षा का अवसर प्रदान करें। चलिए भाग 5 को डिस्कस कर लेते हैं। भाग 5 में द यूनियन संघ के बारे में बताया गया है, जिसमें संघ में आर्टिकल 52 से लेकर 151 से लेकर संघ के बारे में आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक इसमें आर्टिकल को बताया गया है। मतलब यूनियन में जो संघ है वो पार्ट में मतलब अलग अलग आर्टिकल में सारी डिटेल डिस्कस किया गया है। तो यूनियन में जो हमारा है तो ये भाग 5 में आता है। एंड याद रहना चाहिए यूनियन जो संघ है भाग 5 में आता है। एंड इसमें आर्टिकल 52 से 151 तक डिस्कस किया गया है।
तो संविधान का सबसे बड़ा भाग है, संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा भाग है? मीन्स उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल हैं, इसलिए इसीलिए सबसे बड़ा भाग कहा गया है, जिसमें कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच कंसिस्ट ऑफ 4 इंस्टीट्यूशन। मीन्स इसमें नेक्स्ट है केंद्रीय कार्यपालिका, केंद्रीय विधानपालिका, केंद्रीय न्यायपालिका। मीन्स यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी एंड कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, कैग की भी बात की गई है। भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षा, इसी में दिया गया है द यूनियन। तो यूनियन के बारे में, इसमें संघ के बारे में बताया गया है, जो कि नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। संघ के बारे में है कि यूनियन मतलब कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी एंड कैग। तो इसमें एग्जीक्यूटिव में आते हैं राष्ट्रपति आते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं, जो मिनिस्टर है भारत के महान्यायवादी एंड भारत के महाधिवक्ता, इसी में आते हैं। अब हम देख लेते हैं यूनियन लेजिस्लेचर में विधान पालिका जहाँ पे कानून बनाया जाता है, यूनियन लेजिस्लेचर, तो उसमें पार्लियामेंट संसद होता है, जिसमें लोकसभा राज्यसभा होते हैं। तो राज्यसभा को इसमें बताया गया है कि आर्टिकल 79 से 123 तक डिस्कस किया गया है। तो यूनियन जुडिशरी में उसके जो भी कानून बनता है उसका पालन करवा, जो भी कानून बन जाता है उस पर रोकथाम के लिए जो एग्जीक्यूटिव मतलब उस चीज़ को सही तरीके से चलाने के लिए जुडिशरी हमारा काम करता है। सुप्रीम कोर्ट, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय, आर्टिकल 124 से 146 कहा गया है, बताया गया है। 146 उसी आर्टिकल में वो सारा डिटेल दिया गया है। तो यूनियन में हम डिस्कस कर लेते हैं संघ कार्यपालिका। जो एग्जीक्यूटिव में जो हमारा एग्जीक्यूटिव का कार्य क्या है एंड एग्जीक्यूटिव जो कमेटी है वो कैसा कार्य करेगी जिससे लोगों का उत्थान हो, तो आर्टिकल 52 से 78 के बीच में बताया गया है। संघ की कार्यपालिका मिलकर बनी होती है। जो यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ द जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी के कमेटी, उनके सारे एग्जीक्यूटिव मेंबर होते हैं, वो मेंबर इसी में आते हैं। तो इसमें दिया गया है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति भी, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद, जो मंत्री हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर के प्रधानमंत्री के जो मिनिस्टर हैं, मंत्री परिषद है वो भी इसी के अंडर आते हैं एग्जीक्यूटिव में। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी भी एग्जीक्यूटिव में आते हैं। याद रखना, ये बार क्वेश्चन SSC एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में बार पूछा गया है। यूनियन लेजिस्लेचर, संघ विधानपालिका, जो विधानपालिका है, जो लेजिस्लेचर है, जहाँ पे कानून बनाया जाता है, ये आर्टिकल 79 से 123 के बीच में बताया गया है। ये आर्टिकल 79 और 123 में ये सारा डिटेल डिस्कस किया गया है, उसके बारे में, यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में ये याद रहना चाहिए। तो इसमें कहा गया है लोकसभा, प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा। लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट आते हैं जो जहाँ पे कानून बनाया जाता है। यूनियन जुडिशरी, संघ न्यायपालिका में आर्टिकल 124 से 146 में, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय होता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जुडिशरी, जिसमें अन्य न्यायाधीश 33 होते हैं और चीफ जस्टिस एक ही होता है। टोटल स्ट्रेंथ, हाउ मेनी जजेज जस्टिस आर देयर इन द सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, ये बार पूछा जाता है, जिसमें कि पहले 1 एक सुप्रीम कोर्ट प्लस 33 मतलब टोटल 34 है। एंड यूनियन एग्जीक्यूटिव, संघीय कार्यपालिका, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति होता है। चलिए हम राष्ट्रपति की बारे में हम जान लेते हैं, जिसमें राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 में बताया गया। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के बारे में सारा डिस्कस किया गया है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, मीन्स ये बताया गया भारत में एक ही राष्ट्रपति होगा, ये नहीं कि 4-5 राष्ट्रपति होंगे, मतलब एक राष्ट्रपति होगा, वही बताया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आर्टिकल 53 में दिखाया गया है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, संघ के कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड शैल बी exercised by the him and directly or the through official and subordinate। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा। प्रेसिडेंट विल बी हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन। प्रधानमंत्री होगा, प्राइम मिनिस्टर यूनियन में, एंड हेड ऑफ यूनियन प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बाय विध के तहत नाम मात्र होगा। ब्रिटिश संसद, जो ब्रिटेन प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट है, ब्रिटिश संसद में ये बताया हाउस ऑफ लॉर्ड एंड ब्रिटिश आनुवंशिकता एंड हाउस ऑफ द कॉमन। भारत में क्या है कि भारत में ये होता है कि राज्यसभा
राष्ट्रपति एंड लोकसभा होता है, राज्यसभा लोकसभा होता है। तो आर्टिकल 54 में बताया गया राष्ट्रपति का निर्वाचन मतलब इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब जो भी राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा कैसे करवाया जाएगा और कितने सदस्य उसमें वोटिंग करेंगे, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। और ये जो है कि इलेक्शन के बारे में जो लिया गया है, प्रेसिडेंट्स के बारे इलेक्शन जो होगा वो जो है कि यूएसए से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि आयरलैंड, मतलब जो भी उसका प्रोसेस है कैसे करवाना है, एंड इलेक्शन होगा तो यूएसए से और कैसे करवाना है आयरलैंड से लिया गया है। एंड भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत का निर्वाचन आयोग करता है। एंड राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचन के सदस्य करेंगे जिससे संसद के दोनों सदनों का निर्वाचन सदस्य एंड ऑल द एमपी एंड ऑल द एमएलए करेंगे। एंड द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचन सदस्य राष्ट्रपति के मतदाता वोटर कौन कौन होते हैं, संसद एंड विधायक होते हैं, एंड लेजिस्लेटिव एंड इसमें एमपी एमएलए होते हैं, लोकसभा राज्यसभा के एमपी होते हैं, एंड विधायक में विधानसभा के होते हैं। एंड हु ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है। ऑल नॉमिनेटेड एमपीज, सभी मनोनीत संसद जो नॉमिनेटेड हैं, जैसे लोकसभा में 2 हैं, राज्यसभा में 12 हैं। जैसे एंग्लो भारतीय जो एंग्लो इंडियन जो होते हैं लोकसभा नॉमिनेटेड होते हैं, वो भाग नहीं ले सकते हैं। केवल वो नॉमिनेटेड मतलब कि वो संसद में डायरेक्ट मतलब नहीं गए हैं लोकतंत्र के थ्रू, मतलब वो नॉमिनेटेड हैं वो, लेकिन उसमें भाग नहीं ले सकते हैं। टोटल कितने हैं? 14 हैं। ये 14 हैं, चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो वोटर नहीं हैं, ऑल नॉमिनेटेड एमपीज 14 हैं, एंड ऑल नॉमिनेटेड एमपी एमएलएज एंड एमएलसी। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, जिसे इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब कि हम डायरेक्ट जो चुनाव है उसमें हम भाग नहीं ले सकते हैं। पहले से जो हमने चुन करके एमपी एमएलए को भेजा है, वही जो उसके एमपी एमएलए हैं वही वोटिंग करेंगे। इसीलिए ये कहता है कि इनडायरेक्ट चुनाव के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट होता है, तो वही सदस्य दे सकते हैं। जैसे एमपी एमएलए हैं तो वो सदस्य ही दे सकते हैं। और इसमें एक अपवाद है कि एक नॉमिनेटेड जो एमपी एमएलए हैं वो नहीं दे सकते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। लोकसभा में जो सीटों की संख्या है एंड राज्यसभा में सीटों की संख्या है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। टोटल 545 है, जो इलेक्टेड है 543 है, एंड 2 है नॉमिनेटेड। जो नॉमिनेटेड इलेक्शन इलेक्टेड मतलब मीन्स चुनाव के थ्रू जो हमारे चुन के भेजते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, 543 है, एंड 2 है नॉमिनेटेड। राज्यसभा में 250 सीट है जिसमें 238 है, एंड 12 नॉमिनेटेड है। 12 को नॉमिनेटेड विदाउट मीन्स ये पावर होती है सरकार को कि वो नॉमिनेटेड कर सकता है, तो वो नॉमिनेटेड जाते हैं 12। एंड आर्टिकल 55 में इलेक्शन प्रोसेस एंड प्रेसिडेंट और द मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपालन प्रतिनिधि और पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणिकता प्रणाली है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम द्वारा होगा। राष्ट्रपति के चुनाव को संविधान में ये एसटीबी कहा जाता है। चुनाव के पहले राष्ट्रपति नामांकन पत्र, ये 50 सदस्य होते हैं। प्रपोज प्रस्ताव 50 सदस्य, सेकंड एंड अनुमोदित 100 लेटर टोटल होता है। अनुच्छेद आर्टिकल 56 में बताया गया है राष्ट्रपति का कार्यकाल, मतलब कि जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा कितने दिनों का होगा, कितने साल का होगा, वो आर्टिकल 56 में मतलब 5 इसमें बताया गया है 5 वर्ष का होता है। आर्टिकल में सब बताया गया है कि मतलब कितने साल का होना चाहिए, मतलब ये 5 वर्ष का होता है। शपथ ग्रहण के दिन से माना जाता है। यूएसए का प्रेसिडेंट काल 4 वर्ष का, लेकिन यूएसए का 4 ही साल का होता है। इस्तीफा दे सकता है कार्यकाल से पहले अपना उपराष्ट्रपति को। ये अपना जो इस्तीफा देना है, इस्तीफा देने के लिए उपराष्ट्रपति को देना पड़ता है। एंड आर्टिकल 57 में प्रोविजन ऑफ द री इलेक्शन ऑफ द POI मीन्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बाद राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन होने का प्रावधान है। राष्ट्रपति के कार्यकाल पूरा होने के बाद भी वह दोबारा से चाहे जितनी बार भी चुनाव में भाग ले सकता है। चाहे तो कितनी बार भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। अमेरिका यूएसए में एक व्यक्ति केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। यूएसए में एक व्यक्ति केवल 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन हमारे भारत में अनगिनत है। आर्टिकल 58 में कहा गया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए जो उसकी क्वालिफ़िकेशन है, तो क्वालिफ़िकेशन फॉर इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट, जो उसकी क्वालिफ़िकेशन है कौन कैसे मतलब क्या होना चाहिए राष्ट्रपति चुनाव के लिए, मीन्स ये बताया गया है एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मीन्स भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो,
एंड वह किसी लाभ के पद पर न, मतलब ही शुड नॉट बी द पोस्ट ऑफ प्रॉफिट, या किसी पोस्ट ऑफ प्रॉफिट पर न हो। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, जो उसकी शर्तें क्या होती हैं? भारत का राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। भारत का राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। ही कैन नेवर बी द मेंबर ऑफ द आइदर ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। तो ये बताया गया है आर्टिकल 60 में। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान मीन्स ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट मीन्स ये 60 में भारत के राष्ट्रपति की उसके पद के शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस इंडिया दिलाता है। जो शपथ होती है चीफ जस्टिस इंडिया द्वारा दिलाया जाता है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद का शपथ। मीन्स जो राष्ट्रपति की अगर पद का शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बार बार क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगा सकते हैं? मीन्स इम्पीचमेंट ऑन द प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति को उसके पद से निष्कासित हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है। मीन्स अगर हम राष्ट्रपति को कैसे हटा सकते हैं, ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। ये है आर्टिकल 61 में। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में से कोई भी सदन के एक चौथाई सदस्य ये सिफारिश कर दें कि राष्ट्रपति ने गैर संवैधानिक कार्य किया है तो संसद के राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस भेजा जाता है, इस्तीफा की मांग की जाती है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया कहाँ से शुरू होता है? संसद के किसी भी सदन, मतलब लोकसभा राज्यसभा किसी भी जगह से। राष्ट्रपति का रिक्त पद पुनः 6 महीने के भीतर भरा जाना चाहिए। मतलब ये बताया गया है अनुच्छेद 62 में कि राष्ट्रपति का 6 महीने तक अगर राष्ट्रपति शासन मतलब 6 महीने नहीं है तो 6 महीने के अंदर उसको भरना है, मतलब चुनाव करवा देना है। संविधान के क्वेश्चन है एक हमारा इसमें दिया है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल, निर्वाचक गुण एंड इलेक्टेड कॉलेज का उल्लेख किया गया है? मीन्स आर्टिकल 54 में। वैलिड्यूड, कुल वैध मतों का कितना भाग मत प्राप्त न करने वाले राष्ट्रपति के उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है? कुल 1/6 जमानत राशि है 15,000। राष्ट्रपति दिल्ली और पांडिचेरी राज्यों की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? 17th एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेंडमेंट एक्ट 1992। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति संसद के किसी सदन अथवा किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा? आर्टिकल 59 में। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के अनुसार किया जाता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणता मत प्रणाली द्वारा। क्वेश्चन, राष्ट्रपति का महाभियोग किस आधार पर चला जा सकता है? संविधान के अतिक्रमण एंड वायलेशन ऑफ के आधार पर। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के दोनों सदन कुल कितने सदस्य के बहुमत से पारित होता है? 1/4 या 2/4। सदन के कुल सदस्य व्यक्ति के कम से कम 2/3 2/3 बहुमत द्वारा। एंड भारत के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने भारत के कार्यवाहक कार्यपालिका राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। न्यायाधीश एंड हिदायतुल्लाह इसमें जस्टिस एंड चलिए हम नेक्स्ट मतलब उसके पावर के बारे में नेक्स्ट इसमें पावर के बारे में राष्ट्रपति क्या क्या पावर होनी चाहिए, मतलब क्या पावर है उसी के बारे में इसमें डिस्कस किया है। एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती है? भारत का राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। आर्टिकल 53 में बताया गया है। भारत का राष्ट्रपति ही भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह से उसके मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। और प्रधानमंत्री की सलाह से मतलब प्रधानमंत्री का भी सलाह होता है तो उनके जो मंत्रिपरिषद हैं उनकी भी नियुक्ति आर्टिकल 74 में बताया गया है। राष्ट्रपति नियुक्त करता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आल्सो अपॉइंटमेंट्स, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आल्सो अपॉइंटेड। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के महान्यायाधीश, भारत के महाधिवक्ता, राज्यों के राज्यपाल एंड सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। एंड राष्ट्रपति नियुक्त करता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स चीफ इलेक्शन कमीशनर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को वही करता है। एंड वित्त आयोग का अध्यक्ष को भी करता है। लोक सेवा के आयोग का अध्यक्ष को भी वही करता है। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष चलिए लेजिस्लेचर पावर, विधायी शक्तियाँ, ये विधायी शक्तियाँ आर्टिकल 79 विधायी शक्तियाँ हैं। आर्टिकल 79 प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट
जो पार्लियामेंट का राष्ट्रपति संसद का एक विभिन्न अंग होता है। इसमें जो है कि बताया गया है कि संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो आर्टिकल 85 में बताया गया है प्रेसिडेंट कॉल्स बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट फॉर सेशन। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सत्र के ये बुलाता है, दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। संसद में राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी विधेयक या बिल, अधिनियम नहीं बन सकता है। वीटो पावर। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रपति जब किसी विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति नहीं देता, निलंबनकारी वीटो राष्ट्रपति किसी भी बिल को पुनर्विचार के लिए वापस संसद को लौटाता है। एंड किसी विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा अनुमति देने या न देने के लिए किसी समय सीमा का प्रतिबंध नहीं है। जे वीटो एंड ऑर्डिनेंस पावर्स, अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ। आर्टिकल 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान करता है, जिसकी वैधता वैलिडिटी 6 महीने की होती है। एंड मिलिट्री पावर, सैन्य। भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना का प्रमुख होता है। ये याद रखना है कि राष्ट्रपति तीनों, जल सेना, थल सेना एंड वायु सेना का प्रमुख होता है। ये राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 73 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं कि मतलब अगर किसी को फांसी होने वाली है तो राष्ट्रपति उससे फांसी को रोक सकता है। इमरजेंसी पावर, आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से ली गई है। जो आपातकाल, जो इमरजेंसी जो पावर हैं वो जर्मनी से लिया गया है। इसमें आर्टिकल 352 बताया गया, राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी भी भाग की सुरक्षा संकट में से हो तो राष्ट्रपति आपातकालीन की घोषणा कर सकता है। चलिए 1962 में भारत पर चीन आक्रमण, भारत का पाकिस्तान आक्रमण, आंतरिक अशांति के कारण। तो आर्टिकल 356 बताया गया है, राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है 356 में। और 360 में के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। विधायी शक्तियाँ, फाइनेंशियल पावर जो है कि आर्टिकल 112 में, फिनांस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑलवेज प्रेजेंट ऑलवेज ऑन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, मीन्स लोकसभा राज्यसभा के सामने होता है। तो नेक्स्ट है आर्टिकल 117 में बताया गया है, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी भी वित्तीय विधेयक को संसद में पेश नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी भी जो वित्तीय विधेयक होता है, जो बिल होता है, ए फाइनेंशियल बिल कैन नॉट बी प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट विदाउट परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 280 पे बताया गया, फिनांस कमीशन मीन्स भारत का राष्ट्रपति जो 80 है, भारत का हर 5 वर्ष में वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। भारत का राष्ट्रपति किसी बिल पर भारत के मुख्य न्यायाधीशों की सलाह कर सकता है। मीन्स आर्टिकल 143 में ये बताया गया है, ए प्रेसिडेंट कैन टेक एडवाइस फ्रॉम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से वो सलाह ले सकता है। राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न तत्व कुछ ऐसे हैं जो कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ उस समय थे, एंड 14वें राष्ट्रपति जो 13वें राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई थी। भारत की प्रथम महिला जो थी वो श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा फरीदुल्लाह अहमद का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस राष्ट्रपति का मृत्यु के दौरान, कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा फखरुद्दीन अली का। जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हिदायतुल्लाह थे, सर्वोच्च एम हिदायतुल्लाह थे, जिन्होंने भारत के एक्टिंग प्रेसिडेंट का पदभार संभाला था। ये 1969 की बात है। भारत के राष्ट्रपति का सरकारी आवास, राष्ट्रपति भवन जो होता है, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है, इसका डिज़ाइन ब्रिटिश वास्तुकार एडविन ब्यूटियनस ने किया था। एडविन ब्यूटियनस ने किया था। जनता के राष्ट्रपति डॉक्टर थे, उसे जनता के। हाँ, अब हम सैलरी के बारे में डिस्कस। सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट इन द डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है।
राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ला भारतीय एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है और राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। नॉमिनेटेड जो सदस्य होते हैं वो करता है। उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है आर्टिकल 63, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। जो राज्यसभा का प्रदेश सभापति, जो राज्यसभा का जो एग्जीक्यूटिव पावर एंड क्रिमिनल्स होते हैं, वो जो है कि आर्टिकल 63 में बताया गया है। देश भारत का सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक उपराष्ट्रपति। भारत में उपराष्ट्रपति पद के प्रावधान अमेरिका के संविधान के लिए से लिए गए हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे एंड फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 2 कार्यकाल पूर्ण किए। भारत के 12वें उपराष्ट्रपति मोहम्मद अंसारी एंड भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति थे उस समय। एंड आर्टिकल 64 में उपराष्ट्रपति सभा का प्रदेश सभापति होता है। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल एंड चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। राष्ट्रपति के पद पे आकस्मिक रिक्त दौरान अनुपस्थित में उपराष्ट्रपति भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। मतलब उपराष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति वहाँ काम करेगा। मीन्स इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, जो इलेक्शन है उसका वाइस उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भारत का निर्वाचन आयोग करता है। वोट एंड उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। जो कहता है उसकी क्या एलिजिबिलिटी, वाइस प्रेसिडेंट क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक हो, आयु कम से कम 35 वर्ष का हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। मीन्स है जो वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 68 में बताया गया उपराष्ट्रपति का रिक्त पद पुनः तुरंत भरा जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। जो 69 बताया गया है। आर्टिकल 71 में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन इलेक्शन संबंधी वाद विवाद है। 72 में बताया गया है कि पैराडाउन पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति, जो क्षमा शक्ति। 72 में बताया उपराष्ट्रपति को नामांकन पत्र भरने के लिए 20 प्रपोजल एंड 22 एंड 21 प्रपोजल सेकंड एंड तो द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली होते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, मोस्ट इम्पोर्टेंट, राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभालेगा। अगर जिस समय दोनों पद वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट का पद खाली हो जाएगा उस समय राष्ट्रपति उस पद पर पदभार ग्रहण करेगा। 1963 में जस्टिस हिदायतुल्लाह बने थे, जो जस्टिस इंडिया कार्यवाहक राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री एंड उप मंत्री होते हैं। जिसमें आर्टिकल 74 में बताया गया 3 शैल बी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड एडवाइज्ड बाय प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। तो हमने सारा डिस्कस कर लिया वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, मीन्स प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो यहीं पे हमें इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही अपलोड करेंगे।